अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। खैबर पख्तूनख्वा की लोकल बॉडीज इंतखाबात के बाद सियासत में एक गर्मा गर्मी कहें या सियासत एक नए डगर पर चल पड़ी है और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 8 साल के बाद ऐसे मार्के में नाकाम हुई है जो उनका गढ़ समझा जाता था। पेशावर लें, मर्दान लें, अटक लें, सवाबी लें, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ या किला समझा जाता था। लेकिन JUI फे अनएक्सपेक्टेड, यानी हम कहते हैं कि गैर मुतवक्का तौर पर JUI ने कामयाबी हासिल की और इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो JUI फे 22 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14, इंडिपेंडेंट 8, ANP 7, PMLN 3, JI 2, TIP 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी एक नशिस्त है। 4 मेयर्स में से 3 मेयर्स इस वक्त जो हैं वो अपोजिशन के खाते में चले गए हैं। लेकिन ओवरऑल अब सियासत में एक नया भूचाल आया है और जब से यह पता चला है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, इस बात को खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि जी 4 साल गुजरने के बाद, और फिर उन्होंने ये भी स्पेशली ये कहा कि मुजरिम को चौथी मरतबा वजीर आजम कैसे बनाया जा रहा है। यानी इसका मतलब है खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, या उनके पास कोई खबर है, ये खबर उन्हें कहां से मिली है, अब ढील हो रही है या यहां पे कानूनी एक पहलू बड़ा अहम है। आर्टिकल 62(1)(f को अगर हम लें तो सुप्रीम कोर्ट बार भी अदालत से रुजू कर सकती है और कुछ ये नाकिदीन ये भी समझते हैं कि PMLN के कुछ रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू, एक तो कानूनी पहला है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद इन हाउस चेंज के बाद कोई ऐसा सिनेरियो बने कि मेजॉरिटी अपोजिशन के पास हो, फिर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, आर्टिकल 62(1)(f को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए, तो उसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे। लेकिन हमारा इशू ये नहीं है। हमारा इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे धरे के धरे रह गए। हारने के बाद फिर आए बाएं शाएं का मामला भी रहा और कुछ वजूहात ये भी करार दी कि कुछ मौरूसियत की वजह भेंट चढ़ गया, और दूसरी जानिब कुछ फरमान साहब जो कि गवर्नर हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को टिकट्स भी दिए। लेकिन इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। आज वजीर आजम के माविन खुसूसी के भतीजे ने 7 करोड़ का इल्जाम भी लगा दिया मेयरशिप के लिए पेशावर का। लेकिन मामला है क्या, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी थी, बड़ा अहम इवेंट हुआ है और लाड़काना से लेकर पूरे सिंध में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के झंडे हमें नजर आ रहे थे। इस पर भी हम बात करेंगे। और जरदारी साहब अचानक नमूदार हुए, इस पर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि 5 जनवरी के बाद हुकूमत जो है वो अपने आप को संभाले, हम आ रहे हैं। कौन आ रहा है? PDM आ रही है, पीपल्स पार्टी आ रही है, JU आ रही है। थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, आपका ताल्लुक PMLN से है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नासिर खान मूसाजई साहब ने हमें वीडियो लिंक ज्वाइन किया है पेशावर से, आप भी रुकन कौमी असम्बली हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आप भी वीडियो लिंक से हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी आप जलसे में भी मौजूद थे, आपसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब, आज अजीब इंकशाफ किया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इख्तियार वली खान जो कि इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, और नौशेरा का उनका जो इंतखाबी दंगल था, उन्होंने परवेज खटक के अपने हल्के को जिसको कहें उसमें उनको शिकस्त दी है। आज उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, जबकि ये बात मोहम्मद जुबैर ने, ये शायद खाकान अब्बासी ने नहीं की। उन्होंने तो कहा कि या तो मरियम होंगी या शहबाज शरीफ होंगे। ये इख्तियार वली साहब ने ये स्टेटमेंट देकर चौंका दिया है सबको। डॉक्टर साहब देखिए, सजाद साहब गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जो नाअहल करार दिया गया, आप जानते हैं कि जिस तरह सज़ाएँ हुई हैं, ये इदारा नैब का जो है, जो जिसने ये सारे केस बनाए, और फिर यह है कि वो जज साहब जिन्होंने सज़ा दी उनके बारे में मैं ख़ुद कुछ नहीं कहता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, उसकी ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। नैब के बारे में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इदारे ने अपनी गैर जानबदारी, इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। और फिर आप अंदाज़ा फरमाएँ कि वो जज, वो वीडियो जज जिनसे सज़ा दिलवाई गई,
उनके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं, अरशद मलिक मरहूम अरशद मलिक साहब, कि जी अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करें, उनकी मगफरत करें, लेकिन उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनका किरदार ऐसा शर्मनाक है कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज जी जी बिल्कुल। आप अंदाज़ा फरमाएं कि नैब के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की और सज़ा देने वाले जज के बारे में। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऑब्जर्वेशन हैं, उसके बाद उन सज़ाओं की अखलाकी और कानूनी क्या हैसियत रह जाती है जो ऐसे जज से दिलवाई गई जिनका किरदार बगौर सुप्रीम कोर्ट के शर्मनाक था। अब हालत यह है कि हमें पूरा यकीन है सजाद साहब कि आला अदलिया इन सज़ाओं को ख़त्म करेंगी। सही, कोई जवाज़ नहीं रह जाता इन सज़ाओं का। और ये है कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क और कौम की क्या चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं इख्तियार वली खान, ये बात देखें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, देखें जबकि उन पर एक वो मुजरिम हैं, उनको सजा हुई हुई है। ये एक अलहदा बात है कि अदालत ने अपनी डोमेन से, अपने मुल्क से ही उनको बाहर भेज दिया है। उस पर भी पता नहीं अब डील हुई है, प्लेटलेट्स हुए हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक मुजरिम को सर कैसे दोबारा चौथी मरतबा? मैं गुजारिश फिर ये कर रहा हूँ कि जो मुजरिम जिसमें उनको मुजरिम करार दिया गया है, नैब के केसेस जो ये है कि जिसका मैं गुजारिश करता हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो इदारा, उसकी कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है बकौल सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। और सजा देने वाले जज जो हैं वो बकौल सुप्रीम कोर्ट के शर्मनाक किरदार के हामिल है। ठीक है। जिन्होंने खुद एडमिट भी किया कि मुझे प्रेशराइज किया गया वरना सजा बनती नहीं थी। बात यह है कि अब इन सज़ाओं का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। हमें यकीन है कि आला अदलिया इन सज़ाओं को ख़त्म करेगी। जहाँ तक देखें वज़ीर आज़म बनने की बात है, ये अल्लाह गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ये ज़रूर है, ये पूरी कौम जानती है कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल, सबसे हरदिल अजीज़ लीडर हैं। वो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। और ये है कि इस तरह के जाली से फ़ैसले, कमज़ोर से एक शर्मनाक किरदार के हामिल जज से आप करवा के ऐसे ये मकबूल लीडर को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। ठीक है। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, मैं ज्ञान चंद साहब की तरफ भी जाऊंगा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी एक ऐलान तो कर दिया है कि हुकूमत तैयारी पकड़े। मूसा ज़ई साहब, आप भी कमर कस लें, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं और बिलावल साहब भी जो है वो एंट्री दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये आपकी आईनी मुद्दत से पहले ही जो है लगता है कि कुर्सी थोड़ी सी डगमगा रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज जो बिलावल साहब ने जलसे में ऐलान किया है तो वो तख्त लाहौर पे हमला करने के लिए उसने किया है कि हम तख्त लाहौर को और खासकर मुस्लिम लीग नून को उसने चैलेंज किया है कि वहाँ पे हुकूमत भी, वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे नहीं जी, वो कह रहे कि हम लाहौर में अपने झंडे गाड़ेंगे और हर घर पे लगाएंगे और जीव भट्टो का वो नारा लगा रहे। तो मेरे ख्याल में वो तो नून लीग को, अपोजिशन को ही चैलेंज कर रहे थे, हमें नहीं चैलेंज कर रहे थे। अच्छा। और जहां तक नून लीग का आने का है तो बिल्कुल नून लीग अभी जब हमारी आईन और कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अभी तक तो वो मुजरिम है और जब आएंगे तो डेफिनेटली वो जेल में जाएंगे और फिर अदालतें फैसला करेंगे, चाहे वो अदालत में केस लड़े। तो मेरे ख्याल में जिन अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, अगर वो दोबारा बहाल करे तो हमें काबिल कबूल होगा। अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आकर यहाँ पे चौथी बार बगैर किसी अदालत फेस की बगैर अपनी सजा को ख़त्म कर रहे। तो मूसा ज़ई साहब, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा सेटबैक हुआ है। डेफिनेटली अब नवाज शरीफ को भी मौका मिला है, अपोजिशन को भी मौका मिल गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल रद्द कर दिया। अब आप लोग आए बाएं शाएं जी, टिकट सही नहीं दिए थे, मनपसंद लोगों को दिए थे। खान साहब कहते हैं अब मैं खुद आऊंगा। और ये कैसा वन मैन शो है, ये कैसा पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है कि अपनी मर्जी से उन्होंने पूरी की पूरी अपने जितने भी मतलब पार्टी के रुकन थे या सदर सदूर थे खत्म कर दिया और एक नई उन्होंने अपनी काबीना, गैर सियासी काबीना नहीं कहूंगा मैं। ये क्या हुआ? खान साहब अपनी मर्जी के फैसले करते हैं तो खुद ये भी कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक और एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये कहना आपका और अपोजिशन का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने या जिन इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन हुई उसने हमें रद्द किया है।
या जो अपोजिशन के जो नैरेटिव उनको वेलकम किया, ये बिल्कुल मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है। बल्कि मैं तो इलेक्शन कमीशन का पीटीआई और खान साहब शुक्रगुजार होने चाहिए, क्योंकि खान साहब ने यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन पेशावर डिवीज़न में जो गवर्नर शाह फरमान पे जिस अंधा इत्मीनाद किया था और ट्रस्ट किया था, लेकिन गवर्नर शाह फरमान यहाँ पे जो पार्टी को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर चला रहा था, जो होली सोली वो खुद को अपना मालिक समझ रहे थे, न किसी पार्टी किसी ओहदेदार एमएनए एमपीए से वो मशवरा कर रहे थे, न किसी वर्कर को, न कोई से ओहदेदार को, और जो उनकी मर्जी और दिल में आता था वो फैसले करते थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे जो शिकस्त का मेन रीज़न बना है वो शाह फरमान है, क्योंकि शाह फरमान ने पार्टी को बिल्कुल अपने मर्जी के मुताबिक चला रही थी, इसलिए उन्होंने टिकटें उन लोगों को दिए जो उनके करीब थे। ना पार्टी के वर्करों से उसमें इत्मीनाद मिली है, न एमएनए एमपीए को। मेरे खुद जो हल्का है उसमें 2 तहसीलें आ रही है और मैंने खुद उनके खिलाफ एक आजाद उम्मीदवार को खड़ा किया है, और चूंकि उसने जिन बंदों को दिया था वो अपनी यूनियन काउंसिल भी हार चुके हैं, और हमारा डे फर्स्ट ही उनके साथ ये रीजन थे कि आप जिसको टिकट नवाज रहे हैं वो अपनी यूनियन काउंसिल भी हारेंगे, और वही हुआ जो हम कह रहे थे। अच्छा ठीक है नासिर खान मूसवी साहब, मैं आपकी तरफ कि ये तो मेरी पार्टी है प्राइवेट लिमिट, ये बड़ा अहम आपका नुक्ता है, मैं इस पे दोबारा आऊंगा। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील चेयरमैन की 18 और सिटी मेयर की 3 नशिस्तों के साथ इतना आगे है, सबसे आगे है, अपोजिशन बनी है और सही आपको टफ टाइम तो दिया है। लेकिन ज्ञानचंद साहब ये बताएं, ये सोलो फ्लाइट ने आपको क्या फायदा पहुंचाया पीपल्स पार्टी को? आपने कहा कि जी भुट्टो की जमात है, खैबर पख्तूनख्वा में आप मुझे बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अभी मेरे सामने लिस्ट मौजूद है, कोई एक सीट आपको मिल गई है, और आपके साथ एक और सोलो फ्लाइट वाली जमात इस्लामी जो बड़ी क्रेडिबल जमात समझी जाती है। ये आपसे मैं पूछूंगा, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा अहम ये नुक्ता है। ज्ञानचंद साहब, ब्रेक के बाद आपके लिए सवाल मैं पहले से छोड़ा जा रहा हूं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या ये वाकई साबित हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की जमात तक है और सिंध तक महदूद रही है? क्या ये बात दुरुस्त है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर ज्ञानचंद साहब के लिए मैं सवाल छोड़े गया था, लेकिन कुछ जो नाज़रीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके सामने भी एक अपना सवाल दोहरा देता हूं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, क्या हुआ? आपकी सोलो फ्लाइट ने आपका काम नहीं बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं, मैक्रो से माइक्रो होते हुए अब तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। एक नशिस्त आपके पास है और फिर लाहौर कहने 33 लेकर आपने बड़ी खुशियां मनाई, रिजल्ट तो उसमें भी आप जीत नहीं सके। तो लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी वे हो। देखिए, पीपल्स पार्टी को जैसे बनी है उसके बाद उसको खत्म करने की कोशिशें होती रही, और ये कभी आरडीएस सिस्टम काम नहीं करता है, कभी आरओ इलेक्शंस हो जाते हैं, कभी किस तरीके से कभी किस तरह से मैनेज किया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्रो किया है। खैबर पख्तूनख्वा के काफी हलकों में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, ठीक है, और काफी जगहों पे उन्होंने पीपल्स पार्टी से वोट जो है दुगने तिगने वोट जो है पहले जो वोट मौजूद थे उससे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी की वहां पे पजीराई हो रही है। पहले कोई वहां पे हम इतने मजबूत नहीं थे कि हम कहें कि हमें वहां पे नुकसान हुआ है। हमने वहां पे कुछ ना कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि वहां पे जो हुकूमत बनी हुई थी, जिसको इमरान खान बेस लाइन कह रहे थे, उस बेस लाइन को तोड़ दिया गया है। तो उसमें पीपल्स पार्टी का भी रोल है। आप देखेंगे कि पेशावर में 46,000 मेयर के हमारे कैंडिडेट ने वोट्स लिए हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी आपकी बात ठीक है, पीपल्स पार्टी ने इतनी कोई सीटें नहीं ले सकी है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहां पे वोट जो है वो बढ़ा है। और इस इलेक्शन ने ये भी साबित किया है कि इमरान खान की नाहली को साबित किया है।
इमरान खान की बैड गवर्नेंस पे लोगों का रिएक्शन जो है वो वहां पे आया है। जो 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 अपनी पार्टी के अंदर टिकट्स की फैसला नहीं कर सकते, ये उसी तरह का रिएक्शन है जो पीपल्स पार्टी के लिए दीगर अजला और दीगर प्रोविंस में आया है रिएक्शन, वही रिएक्शन है जो पीटीआई का आप कह रहे हैं? नहीं, देखें, पीटीआई के लिए ये रिएक्शन है, पंजाब और सिंध में तो उनका कुछ है ही नहीं, यूं समझो कि वो वहां पे उनकी बड़ी धुलाई होनी है। अच्छा। वो उनको जो खैबर पख्तूनख्वा तो उनकी बेस लाइन थी ना, वहीं से जब बेस लाइन से भी वो उखड़ गए तो बाकी पे इनका क्या हशर होना है वो भी समझ सकते हैं, और हम और आप भी समझ रहे हैं कि अगर पंजाब में और सिंध में इनके साथ क्या होना है। बलूचिस्तान तो अलग सूरत हाल है, लेकिन वहां पे भी इनका तो कुछ नहीं है। ठीक है ज्ञान साहब, ये नासिर खान मूसाज़ई साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो पीएमएलएन पर धावा बोलने आ रहे हैं और वो तख्ते लाहौर के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है पीटीआई को। तो ये आप लोग ये मार्का लड़ने या धावा बोलने आप बुजदार सरकार के पीछे आ रहे हैं या आपको जो है तख्ते लाहौर की फिक्र पड़ी हुई है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक अपना नजरिया रखती है। पीपल्स पार्टी नून लीग और पीटीआई में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं समझती है। हम दोनों को सिलेक्टेड कहते हैं। हमारे एक दूसरे से मुकाबले होते रहे हैं। अपोजिशन में बैठकर जब इमरान खान की बड़ी नाअहलियत सामने आई तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि पीडीएम बनाया। पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि पीडीएम बना और इमरान खान को उसमें बड़ा नुकसान हुआ। आप लोकल जो बाई इलेक्शन से उसमें देखेंगे तो इमरान खान को नाकामी हुई, हमारे नेशनल असेंबली में नाकामी हुई, सेनेट में भी वो नाकाम हो चुके थे। तो पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी की ये भी स्ट्रेटजी है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे। हम ये जो जमहूरी इदारे हैं उनकी इज्जत जो वो बरकरार रहे। जो इस इमरान खान की कठपुतली हुकूमत के दौर में ना पार्लियामेंट की इज्जत बनी है, ना किसी इलेक्शन कमीशन की इज्जत बन रही है, ना और कहीं पे इज्जत बन रही है। ज्ञानचंद साहब वेरी शॉर्ट, क्योंकि मैंने डॉक्टर निसार साहब की तरफ भी जाना है, मैं बहुत मुख्तसर आपसे पूछना चाहूंगा, कोई दोबारा आपने ईंट से ईंट बजाने का कोई प्लान तो तैयार नहीं किया? क्योंकि ईंट से ईंट तो जोड़ी भी थी, आपने दोबारा तो नहीं तोड़नी? देखिए, हम तो ईंट से ईंट बजा रहे हैं ना। इमरान खान की ईंट से ईंट बज चुकी है। ठीक है। अब जब बिलावल साहब ने ऐलान किया कि पंजाब जा रहे हैं तो इमरान खान और नून लीग वाले आपस में इनकी ईंट से ईंट बजेगी। ये तो वाह वाह वाह, ये नासिर खान मूसाज़ई साहब की बात को आपने एंडोर्स कर दिया है। डॉक्टर साहब तैयारी करें, आपको पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट बजाने आ रही है। मैंने तो किसी और ईंटों की बात की थी, चलें खैर कोई बात नहीं है, आपको इन्होंने आड़े हाथों ले लिया। क्या आपको अब भी यकीन है कि पीडीएम है या पीडीएम किसी बला का नाम है? क्योंकि ये पीडीएम जो है, असद उमर ने कहा था कि ये एक मौसमी बीमारी है, एक वायरल डिजीज है, जैसी सर्द मौसम खत्म होगा ये भी खत्म हो जाएगी। देखिए सजाद साहब, जो कुछ ज्ञानचंद साहब ने फरमाया उसकी तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे दोस्त नासिर खान साहब फरमा रहे थे कि केपी में बल्दियाती इलेक्शन में उनकी शिकस्त के ज़िम्मेदार जो हैं वो शाह फरमान हैं। जी, मेरा ख्याल है कि उनकी शिकस्त की वजह शाह फरमान नहीं, अवामी फरमान है, अवामी फैसला है, अवामी शाह के वफादार हैं। शाह वो जो है शाह के फरमान नहीं बल्कि अवाम का फरमान जो है, अवाम की ख्वाहिश, अवाम का फैसला जो है वो उनके खिलाफ गया। और वजह क्या है? वजह ये है सजाद साहब कि पिछले 3.5 साल में जो इन्होंने अवाम के साथ किया है, जो जुल्म इन्होंने अवाम पे ढाया है, महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में, एक रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, फिर यह है कि अंदाज़ा करें बदतरीन गवर्नेंस, और ये है कि लॉलेसनेस, लाकानूनीत, नए नए रिकॉर्ड सजाद साहब इन्होंने कायम किए हैं। देखें, महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा, बदतरीन गवर्नेंस के अलावा, फिर यह कि झूठे दावे और झूठे वादे। देखिए 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घर तो मजाक बन के रह गया। फिर यह है कि झूठे इल्ज़ामात, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड। फिर यह है कि यानी अपनी करेंसी को बेकदर करने के रिकॉर्ड। आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। फिर अंदाज़ा करें कि ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र में सरकारी अफसरान की जो हैं बदतरीन किस्म की सियासी मुदाखलत के रिकॉर्ड। फिर यह है कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में सबसे ज़्यादा कर्जे लेने के रिकॉर्ड। और फिर यह है कि आपको पता है यू टर्न के रिकॉर्ड। अब ये कितने रिकॉर्ड कायम करने के बाद, और फिर यह कि जो बेशुमार किस्म के ये घपले, बड़े बड़े ये माफिया, ये आटा माफिया, चीनी माफिया, आप जानते हैं मालम जब्बा माफिया केस, और फिर ये बिलियन ट्रीट स्कैंडल, ये क्या क्या यानी किस किस नाम लिया जाएगा। बात यह है कि इन सारे रिकॉर्ड्स के बाद अवाम ने भी तहिया किया हुआ है कि उनको जब मौका मिलेगा
उन्होंने इनको मुस्तरद करना है और आइंदा जनरल इलेक्शन में ये है कि उन्होंने इनको इससे भी ज़्यादा बदतरीन शिकस्त का सामना इनको करना पड़ेगा PTI। ठीक है, अच्छा ये एक बात बताइएगा कि बड़ा एक अहम नुकता है, मैं डॉक्टर साहब आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है क्योंकि आप बड़े नफीस आदमी हैं, आप बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, आप इखलाकी अक़दार को भी समझते हैं, सियासी अक़दार को भी समझते हैं। मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ, हमेशा ही आपसे मेरी यही तवक्कुआत होती हैं और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात कि आप इस चीज़ में बड़ा एहतियात बरतते हैं। मुझे आपसे थोड़ा सा एक दफ़ा ये भी पूछना है क्योंकि PMLN वालों से पूछना पड़ता है, पहले तो 2 कैंप थे ना, कहते थे एक शहबाज और एक नवाज कैंप है, अब 3 कैंप है, बल्कि 4 कैंप हैं। आप मुझे बताइए सर, आप किस कैंप से हैं? आप शहबाज शरीफ कैंप से हैं, नवाज कैंप से हैं या मरियम कैंप से हैं? शायद खाकान का मैं नहीं पूछूंगा, वो कैंप अभी तक थोड़ा मुताबिक नहीं है। सजाद साहब, हमारा एक ही कैंप है। हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ हैं, हमारे सदर जो हैं पार्टी के मियाँ शहबाज शरीफ हैं, हमारे जो हैं देखें जो यानी जो हमारा बयानिया है वो क्या है कि वोट को इज़्ज़त दो, उसका मतलब ये है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए और जो हमारे मकासद हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, इसके बारे में पूरी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। अगर यह है कि छोटा मोटा कोई इख्तलाफ होता है, एक दयानतदाराना इख्तलाफ राय उसकी गुंजाइश होती है, वो होती है लाहे अमल के। डॉक्टर साहब आपकी क्या ख्वाहिश है, नवाज अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए? आपको कौन ज्यादा अच्छा लगेगा कि वजीर आजम हो? नहीं देखें सर, अपनी ख्वाहिश भी तो होती है। ये देखें, ये फैसला तो देखें हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने करना है, फैसला उनका है, लेकिन ये है कि ये जब फैसला करेंगे तो सारे जो मारूजी हालात हैं उनको सामने रख के फैसला करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक अगर आप इजाज़त दें, प्लीज प्लीज देखें जो हमारे दोस्त ज्ञानचंद साहब ने फरमाया, पीपल्स पार्टी वहाँ जो है वो हमला आवर होने जा रही है पंजाब में, या देखें पंजाब का नाम आते तो पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग उनके क्यों ये है कि उनके सामने आती है। इस वक्त तो पंजाब पे मुसल्लत करदा निज़ाम और है, वो तो बुज़दार का, जिस तरह आपने खुद फरमाया भी। लेकिन एक बात है कि वो मैं एक असूली बात करने लगा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कौमी जमात है, ठीक है, चारों सूबों में उसकी जड़ें हैं। ऐसी तमाम जमातें बशमूर पीपल्स पार्टी जो वफाक की सियासत पर यकीन रखती हैं, मुल्क के किसी एक यूनिट में, किसी एक इकाई में, किसी एक सूबे में कमज़ोर हों, तो मैं उसको वफाक के लिए अच्छी अलामत नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक चारों सूबों में उसकी सियासत जो है उसकी जड़ें और मजबूत हों, बाकी पार्टियाँ भी जो वफाक की सियासत करती हैं। वैसे ये आपकी चीमा साहब बात बड़ी दुरुस्त है, लेकिन ज्ञान साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा क्योंकि मैं अभी तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने मुसद्दई साहब से भी ये बात करनी है। वैसे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर तो समझ आती थी, लेकिन ये चारों सूबों के जरदारी साहब मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगा। नासिर खान मुसद्दई साहब, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, शाहिद खाकान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तो खैर ये तो आखिर में ये तो आज इख्तियार वली साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जज्बाती खिताब, मैंने उनसे पूछा भी था फ़ोन पे, वो अभी तक मेरी वीडियो मेरे नहीं आई ताकि हम वो भी सामने ले आते, लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने आज बड़ा धुआंधार खिताब किया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो माइनस इमरान देयर इज नो PTI, यानी PTI नाउ और नेवर वाली कहीं जमात तो नहीं बन जाएगी मुसद्दई साहब? मेरी ख्वाहिश नहीं है, नाकिदीन का ख्याल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये लोगों के खाम ख्याली है कि ये सोच रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो रिज़ल्ट आए वो जनरल इलेक्शन में आएंगे। और जहाँ तक आपका जो नून शीन और मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है मुसद्दई साहब। हेलो, जी जी आ रही है आपकी मुसद्दई साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। कट गई है आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है मुसद्दई साहब। चलें ज्ञानचंद साहब के पास हम दोबारा मुसद्दई साहब की तरफ आते हैं। ज्ञानचंद साहब, एक तरफ आपका बयान था तख्ते लाहौर के लिए और एक तरफ चीमा साहब ने कितने नफीस अंदाज से आपको जवाब दिया कि आप वफाक की पहचान है, आप चारों सूबों में आपकी जड़ें हैं। तो आपसे तो अभी भी तवक्कुआत नून लीग लिए बैठी है। बदकिस्मती से मैं क्या का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कहीं आप मेरी जाती राय ना समझ लें, क्या फिर जो है पीपल्स पार्टी जो है PMLN या अपोजिशन के पीठ में छुरा घोंपने के लिए जो है तैयारी कर रही है? देखिए चीमा साहब ने अच्छी बात की कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर थी और आज भी चारों सूबों की जंजीर बेनजीर और भुट्टो है। आपने देखा होगा जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी तो तीसरी दफा कोई वजीर आजम पीपल्स पार्टी का नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए
पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही फैसला हुआ कि तीसरी दफा वजीर आजम बनने के लिए रास्ता खोला जाए और तीसरी दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बने। वजीर आजम कौन बनता है, वजीर आजम कौन नहीं बनता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए। और बेनजीर भुट्टो बड़ी लीडर थी, अजीम लीडर थी, जिसको दुनिया मानती है। तो इसीलिए बेनजीर के मुखालफिन, भुट्टो के मुखालफिन आज उनको मान रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ने काफी, अभी वो यंग है तो भी बिलावल भुट्टो ने ये पोजीशन बनाई है कि उसके नाकदीन भी कह रहे हैं कि नहीं, इस नौजवान में वो खासियतें मौजूद हैं, वो कैपेसिटी मौजूद है, वो विजडम मौजूद है कि वो मुल्क को आगे ले जा सके, इस मुल्क के मुख्तलिफ लोगों को साथ लेकर आगे चल सके और किसी भी बड़े चैलेंज में, किसी भी आमर के चैलेंज को, आमरती कुव्वतों के चैलेंज को सामने खड़ा हो सके, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी है। ज्ञानचंद साहब, जसारत चाहूंगा, आप नवाज शरीफ को बड़ा लीडर समझते हैं या आसिफ अली जरदारी को? देखिए, आसिफ अली जरदारी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ जब बाइकआउट करने जा रहे थे तो भी मियां साहब को आसिफ अली जरदारी ने समझाया था ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ज्ञानचंद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ से बड़े ज्यादा सियासतदान है, बहुत जेहद और बहुत समझते हैं, तो ये चौधरी एतजाज साहब को क्या हो गया? आप उनको भी तो समझाएं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को मान गया कि नवाज शरीफ से बड़ी सियासत कोई नहीं कर सका, जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है और क्या उन्होंने एंट्री दी है, ये इंतहाई नाकिद हैं पीएमएलएन के और बड़ी गोलाबारी करते थे पार्लियामेंट में भी, उन्होंने भी ये बात तस्लीम कर दी है कि नवाज शरीफ से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। मैं चौधरी एतजाज साहब की बात कर रहा हूं। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमको दो लीडर्स के कंपेरिजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, हर एक अपने अपने वक्त में फैसले करता है, उसमें माना जाता है। जरदारी साहब ने मुश्किल तरीन हालात में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया, अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दिए और 18वीं तरमीम लेकर सूबों में हमआहंगी पैदा की। ठीक है, मियां साहब ने अपनी सियासत से अपनी कोई जगह बनाई है। 3 दफा जो वजीर आज़म बन चुका, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे हमारे ये इसको नाहल करके फेंक दिया जाए। हमारी तो पीपल्स पार्टी की आज भी ख्वाहिश है, ठीक है, सियासत होनी चाहिए, मैदान पे सियासत होनी चाहिए, मियां साहब भी वापस आए। सही है। मैं ज्ञान साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं, क्योंकि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था मूसा ज़ई साहब से, तो उन्हीं का टर्न था, उनसे ही मैंने बात करनी थी। वैसे मूसा ज़ई साहब, आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? इमरान खान है, आसिफ अली जरदारी है या मियां नवाज शरीफ है? नहीं, सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो डेफिनेटली इमरान खान साहब है, क्योंकि डॉक्टर साहब इन लोगों ने 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को खान साहब के खिलाफ उकसाए और रोडों पर निकल आए, लेकिन अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। यही वजह है कि आज स्टेजों से ये डील की बातें कर रहे हैं और उनको समझ आ गई, पीपल पार्टी को भी और नून लीग को भी, अगर डील ना हो जाए तो 2023 के इलेक्शन में एक दफ़ा फिर खान साहब वज़ीर आज़म ही होंगे। यही वजह है कि ये डील होने पर खुशियां मना रहे हैं। होना ये चाहिए आपको किसने बताया? मूसा ज़ई साहब, ये आपको किसने बताया? शेख रशीद साहब ने तो आपको नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल का प्लान बनता है, 20-20 साल तैयारियां होती हैं, कोई ऐसे कमजोर ना समझे। तो आपको किसने बताई है ये बात कि अगली दफा भी इमरान खान साहब वजीर आजम है? डॉक्टर साहब साफ ही नजर आ रहा है, जब ये दोनों पीढ़ियां मिलकर, सारी जुमातें मिलकर रोडों पर लोगों को नहीं आए और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, तो इसका क्या मकसद है? उसका यही मकसद है कि लोग खान साहब को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने वोट की इज्जत के नारे को छोड़कर डील को अपनाओ का रास्ते पे आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह 2023 में भी सर, वैसे डील किससे करेंगे मूसा ज़ई साहब? ये डील किससे करेंगे? कुछ मासूम हमारे शहरी भी प्रोग्राम देखते हैं, कुछ लोगों को तो इस बारे में पता नहीं है। वैसे ये डील किससे होगी? ये जो पिछले हफ्ते ये नून लीग की जो प्रोग्राम था, उसमें ख्वाजा आसिफ,
अयाज सादिक हंस हंस के कह रहे थे कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि कुछ हो चुका है। तो उनसे आप पूछे, चीमा साहब बैठे हुए हैं, कि इन लोगों ने किसके साथ डील की, अवाम के साथ डील की या किसके साथ डील की कि वो खुशियां मना रहे हैं और वो जाके अयाज सादिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान ला रहे हैं। तो वो किससे डील हुई कि वो ला रहे हैं और किस मकसद के लिए वो ला रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि चूंकि ऑफिशियली जो हमारी आईनी वो तकाजा ये है कि वो तो वो जेल में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम चौथी दफा वज़ीर आज़म के लिए ला रहे हैं। तो वो किसके साथ ये डील हुई और किसके कंधों पर ये वज़ीर आज़म बनाने आ रहे हैं? ये तो चीमा साहब से आप पूछ लें। तो खान साहब तो बार बार कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो सर फिर डील किससे हो रही है? जब खान साहब ही एनआरओ नहीं देंगे तो फिर डील किससे होगी? खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं सर। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं ना कि डील नहीं होगी, मुकाबला होगा। और मुकाबला कैसे होगा? अवाम के सामने होगा। इंशाल्लाह 2023 में मुकाबला होगा और जीतेंगे हम, जिस तरीके से 2018 में जीत चुके हैं। लेकिन ये लोग पीडीएम वाले आज ये खुशियां मना रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में हमने जीत लिए, लोगों ने हमें वोट दिए हैं। और अभी वो न किसी आरओ का इलेक्शन समझ रहे हैं और न किसी आरटीएस बैठने का वो बहाना बना रहे हैं। लेकिन चूंकि पीडीएम को, अपोजिशन को वोट मिले हैं तो ये जीत है उनकी। लेकिन जब किसी और को वोट मिलते हैं तो फिर वो वहां पे आरओ भी आ जाता है, वहां पे आरटीएस बैठने का भी आ जाता है और वहां डील भी आ जाती है। लेकिन वहां पे फिर सिलेक्शन का भी आ जाता है, बात आ जाती है। ठीक है। लेकिन हम यही कह रहे कि ये इलेक्शन हो या वो इलेक्शन हो। हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है मुसद्दी साहब। ये इलेक्शन, ये बल्दियाती इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमने कहा कि अवाम ने वोट दिया है। इस दफा भी हम कह रहे कि बल्दियात में अवाम ने वोट दिया है, लेकिन वो हमारी जो सीनियर क़ियादत थी खैबर पुख्तनख्वा में, उनकी गफलत की वजह से हम हार गए हैं। वरना इस दफा भी हमें वोट मिलते। अभी इसके बाद तो गफलत नहीं होगी, इसके बाद तो गफलत नहीं होगी मुसद्दी साहब, इसके बाद तो गफलत नहीं होगी ना? नहीं इंशाल्लाह। खान साहब ने जो परवेज खटक साहब का जो फैसला किया है, वो एक सियासी मैच्योर आदमी है। इंशाल्लाह वो खैबर पुख्तनख्वा में पार्टी को, पार्टी मतलब अपने भतीजे को और बेटे को टिकट नहीं देंगे आइंदा? परवेज खटक साहब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे? और नहीं, अगर कोई बंदा अपने भतीजे को टिकट भी देता है और जितवाते हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी वर्कर्स और अवाम उनको, उनके फैसले को वेलकम कहते हैं। हाँ। लेकिन जहां पे आप भतीजे को ना भी दे और वर्कर्स और पार्टी आपके मुखालिफ हो तो वो डिसीजन गलत होनी चाहिए। मोरूसियत फिर किसे कहते हैं? मोरूसियत किसे कहते हैं? मोरूसी सियासत किसे कहते हैं? परवेज खटक का अपने बेटे को टिकट देना, अवाम का उन पे मुत्तफिक होना, अवाम का वोट देना, तो ये तो वेलकम की, खुशी की बात है। लेकिन वो जब आप अपने बेटे को भी ना दे, लेकिन पार्टी और पार्टी के जो क़ियादत है, लोकल क़ियादत, वो मुखालिफत करे, ये नुकसानदेह है पार्टी के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। कहाँ गया वो बयानिया वोट को इज्जत दो, और पता नहीं बड़ी एक हार्श, बड़ी एक एग्रेसिव टोन नजर आती थी मरियम साहिबा की भी, नवाज शरीफ साहब की भी जो तकारीर थी उसमें से एक हालिया वो फैसलाबाद का ही एक वीडियो लिंक खिताब था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मफामत के लिए तैयार हूँ अगर सुपरमेसी ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए। और एक सवाल मुसद्दी साहब ने भी आपके लिए छोड़ रहे, खान साहब तो आपको एनआरओ नहीं देंगे सर, फिर ये आप किससे डील करने जा रहे हैं? एक तो डॉक्टर सजाद से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने पूछा ये तीन सियासतदानों का, तीन अफराद का, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो इनका आपने मुकाबला किया। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब बिलाशुबा एक कामयाब खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी इनमें से सही यही हैं, ये तीनों जो हैं इनमें से खिलाड़ी यही हैं। ठीक है। लेकिन बतौर हुक्मरान और बतौर सियासतदान वो अनाड़ी हैं। अच्छा। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक़ है तो वो यकीनन बड़े जो हैं वो खिलाड़ी किस्म के सियासतदान हैं, खिलाड़ी किस्म के, और वो चालें चलना जानते हैं। ठीक है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है, वो ना खिलाड़ी हैं ना खिलाड़ी किस्म के सियासतदान हैं। वो मुल्क के इस वक्त सबसे सीनियर, सबसे तजुर्बाकार और सबसे मुदब्बर सियासतदान है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो हम दोबारा वापस आएंगे। और मेरा सवाल वहीं पे मौजूद है कि नासिर मुसद्दी साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है कि ये डील किससे करने जा रहे हैं। नासिर मुसद्दी साहब तो हिचकिचा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। उम्मीद यह है कि डॉक्टर निसार साहब हमें ज़रूर बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब के लिए सवाल मैंने छोड़ा था। डॉक्टर साहब, मूसा ज़ई साहब ने कहा कि जी आप ही बता दें, मूसा ज़ई साहब तो नहीं बता रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे जो मकासद का ताल्लुक़ है उसके हवाले से ना कोई डील, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़, ना किसी जगह पे कोई उसमें यह है कि कोई नरमी होगी, कमज़ोरी होगी, पीछे हटने वाली बात होगी। मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और आवाम की राय का एहतराम किया जाए। इस हवाले से यह है कि आज भी हम उसी तरह कायम हैं, हमारे कायद कायम है अपनी जगह पे और बिल्कुल मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इस हवाले से कोई डील नहीं है। और हमारा देखें सजाद साहब, मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ जी, हमारा सारा भरोसा, हमारा तकिया अल्लाह ताला की ज़ात पे है और आवाम की जो ताकत है, आवाम की हमायत है, आवाम की तायद है, हमें हासिल है, उसके ऊपर हमारा तकिया और भरोसा है। और अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह की मदद से, अवाम की तायद और नुसरत के साथ, अवाम की हमायत के साथ इंशाअल्लाह हम वापस आएँगे। और अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि जब ये है कि देखें ये मुसल्लत करदा निज़ाम जो है, जब ये है कि जिन्होंने मुसल्लत किया, अब ये है कि उनकी सरपरस्ती जब हट जाएगी तो ये जो धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। और आप यकीन जाने जब आवाम की राय का एहतराम होगा तो अगली हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की होगी। बिल्कुल। ज्ञानचंद साहब, अगली हुकूमत PMLN की होगी। सर जी, डील के तो आप भी बड़े एक्सपर्ट हैं, मफाहमत के जरदारी साहब भी करते रहे हैं। अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता, मैं क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मैं बहुत ज़ाती तौर पर भी बहुत कदर करता हूँ। उन्होंने सियासत में जो कंट्रीब्यूट किया है बहैसियत खातून, और पहली खातून वज़ीर आज़म जिनका कमाल का एक्सपीरियंस था, कमाल का सियासी दाव पेच समझती थी। लेकिन थोड़ा ये बताइएगा सर, ये डील कहाँ होती है? हम सब ही सोचते रह जाते हैं, परेशान होते हैं कि ये डील आखिर होती कहाँ है। लेकिन बेलावल साहब ने आज खुदाबख्श में खिताब करते हुए जो बातें की हैं कि जो डील करते हैं उनके ये शहीदों की मज़ारें नहीं होती, उनको शहीद नहीं किया जाता है जी। हाँ, बातचीत, डायलॉग होते हैं, गिव एंड टेक पॉलिटिक्स में होता है, वो होता है, लेकिन अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं होता है। हमारी लीडरशिप ने कभी, मियां साहब की हम इज्जत करते हैं, वो एक सियासी लीडर होकर सामने आए हैं, लेकिन वो अगर अपनी सहूलियात को ना देखते, वो लंदन ना जाते तो वो और जो है बड़ी ताकत से सामने आते। ठीक है, पीपुल्स पार्टी तो यहीं पे जेलों में भी रह रही है, उनको फेस भी कर रही है। जरदारी साहब ने पहले 11 साल जेल काटे, अभी इमरान हुकूमत की भी जेलें काटी हैं, फिर भी वो मैदान पे हैं, खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम इनको नहीं बैठने देंगे। कि वो नहीं है कि वजीर आज़म कौन बन रहा है, वजीर आज़म कोई भी बने, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम से आए, पॉलिटिकल प्रोसेस से आए, बाय वोट आए। ये ना हो कि ऐसे सिलेक्टेड लोग आ जाए, बल्कि NRO से ना आए, NRO नहीं होना चाहिए, लोगों पे थाप दी जाए। तो पीपुल्स पार्टी का एक ही है कि जमहूरियत आगे चलती रहे, जमहूरियती फैसला करना है। पीपुल्स पार्टी ने बड़ा कंट्रीब्यूट। सर, आप जमहूरियत की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने एक साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वो आसिफ अली जरदारी ने कौन सा कागज करार दिया था? आप जानते हैं, हमारी सब जानते हैं कि उन्होंने इसको क्या करार दिया था। फिर 5 साल आईनी मुद्दत पूरा करने की बात की थी। यहां तो आप तैयार नहीं होते हैं, यहां पर तो आप 4 बाप के वोट भी ले लेते हैं, बलूचिस्तान अवामी की पार्टी के वोट लेकर आप अपना एक अपोजिशन लीडर सेनेट में मुंतखब करवा लेते हैं, झांसा दे के नून लीग को भी साथ में शामिल करके अपना वहां पर आप सेनेटर भी ले आते हैं। लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो जमहूरियत का हुसन, वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको भूल क्यों जाता है जब मफादात आते हैं? देखिए, आप पीपुल्स पार्टी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीपुल्स पार्टी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पीपुल्स पार्टी ने मुल्क के लिए नाकाबिल शिकस्त बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम देकर। बेनज़ीर साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उस पर अमल करने की हम लोगों ने कोशिश की, और बाकी पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। तो पीपुल्स पार्टी, हाँ, हम तो कहते हैं कि आप लोगों ने, इन्होंने कहा था इस्तीफा देंगे, वो भी नहीं दी। बलूचिस्तान में ये मौलाना साहब नून लीग वाले वो गवर्नमेंट के साथ मिले बैठे, वहां पे तो बात नहीं होती है। कुछ लोग अगर छोड़कर पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो पीपुल्स पार्टी पे दाग आ जाता है। बाकी आप सब में सुबह शाम बैठे रहे, जहाज में चढ़े नहीं सर, उसको वो बाकी जमातें उसको सरकारी वोट कहती हैं। सर मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसको सरकारी वोट कहा जा रहा है।
मैंने हेलो जी जी बिल्कुल ज्ञान साहब, मैंने कहा जमातें, सियासी जमातें उसको सरकारी वोट कहती हैं। नहीं, सियासी जमातें कुछ भी कहें तो मियां साहब का जाने को क्या कहेंगे, मौलाना साहब की जो बलूचिस्तान में किरदार है उसको आप क्या कहेंगे। तो पॉलिटिकल हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। कुछ लोग उन्हें अगर सपोर्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी को तो हम उनको मना कर देते। पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम इन फोरम्स पे सियासत करेंगे। इन्होंने कहा था हम इस्तीफे देंगे, ना इस्तीफे दिया आप कहते तो इलेक्शन में जाएंगे। हाँ अच्छा, नासिर खान मूसाज़ई साहब, आपने बड़े इल्ज़ामात लगाए कि जी डील हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। अब डील का एक्सपीरियंस आपको शायद होगा कि डील कैसे होती है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे बड़ा आम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मुझे भी 16 साल हो गए हैं, हम हमेशा डील की बात भी सुनते थे, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद की भी बात सुनते थे। आपके हवाले से तो उमूमी तासुर तो ऐसा है बिल्कुल कि आप तो कहते हैं ना, वो जिथे पुत्र जमाल होते खोता कोड़ा सब हलाल। आप लोगों का पेंडोरा पेपर्स में नाम आता है, आप शौकत तरीन साहब को प्रमोट करके उनके सेनेट की टिकट के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे देते हैं। फिर कुछ और अशखास का नाम आता है, खुसरो साहब का नाम आता है, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आता है। जिनका नाम करप्शन में आता है, पेंडोरा पेपर्स में आता है, उनको आप लोग या तो प्रमोट कर देते हैं या उस पर एक्शन ले लेते हैं। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं उसके बाद वो मामला रफा दफा होता है। जहांगीर तरीन को आपने एमएनएसटी दे दी, जहांगीर तरीन को आपने एनआरओ दे दिया, खान साहब ने खुद को एनआरओ खान साहब को मिल गया। बदालती मामलात में मैं बात नहीं करूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में आज भी वो मुकदमा जिसमें पार्लियामेंट पे हमला और पीटीवी पर और दीगर मामलात थे। तो आपको तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि आपको एनआरओ मिला है, खुद को भी आप एनआरओ दे रहे हैं और एनआरओ ले भी रहे हैं। मूसाज़ई साहब, मूसाज़ई साहब, कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हैं मुझे? जी हम दोबारा कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मफामत की बात की जाती थी, नो डाउट पाकिस्तान को एक मफामत की ज़रूरत है और किसी किस्म का क्लैश, किसी किस्म का टकराव, किसी किस्म का इंतशार या अनारकी अवामी फलाह बहबूद के न सिर्फ मंसूबों को बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ाती है, कम नहीं करती। ये टकराव, ये मैंडेट आप लोगों को आवाम का मिलता है, लाइनों में खड़े होकर बेचारे आप लोगों को वोट देते हैं, लेकिन जो ही आप लोगों को मनसब मिलता है, इक्तदार मिलता है, वो आवाम को भूल जाते हैं जिन्होंने कड़कती धूप में झुलसते बदन में आप लोगों को वोट दिया था। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हम भूले होते तो आज भी पूरी कौम जो है मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को याद न कर रही होती। हमने डिलीवर करके दिखाया है, बड़े बड़े मंसूबे ये एक बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं। और फिर ये है कि महंगाई पे कंट्रोल किया। IMF के पास हम भी गए, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आवाम पे नहीं होने दिया। हमने आवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने ये देखें डॉलर किस तरह स्टेबल था, हमने महंगाई उस तरह नहीं होने दी, बेरोज़गारी उस तरह नहीं होने दी। अब ये कि हमारे दौर में अब देख हर चीज़ देखें, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, खाद की कीमत, पेट्रोल की कीमत। और ये आप लोगों के दौर में कोविड नहीं था ना, आप लोगों के दौर में कोरोना नहीं था। ये तो कोरोना से पहले, कोरोना के पीछे खाम खा छुपते हैं। कोरोना से पहले ही है कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था अपनी नालायकी की वजह से, बदइंतज़ामी की वजह से। ये देखें वो लोग हैं, वो सेटअप है, ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना विजन है। बात ये है, देखें गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपने टकराव की बात की, हम समझते हैं, देखें इस मुल्क में सजाद साहब, मैंने कई बार कहा कि 3 इदारे ऐसे हैं जो बड़े मुकद्दस और मोहतरम हैं, पार्लियामेंट, अदलिया और फ़ौज। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि पार्लियामेंट और अदलिया जो है वो इस मुल्क के मोहतरम और मुकद्दस इदारे हैं, जबकि फ़ौज जो है मुकद्दस और मोहतरम होने के साथ साथ कौम का महबूब इदारा भी है। कौम इससे मोहब्बत करती है, कौम को इस पर बिल्कुल फ़ख्र है, बजा तौर पर फ़ख्र है, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यह है कि कौम को इससे मोहब्बत है। हमारी ख्वाहिश ये है और इस मोहब्बत का तकाजा भी ये है कि हमारा ये कौमी और महबूब इदारा हर कीमत पर गैर जानबदार रहे, इसकी गैर जानबदारी पर हरफ ना आने पाए। ठीक है, ये हमारी मोहब्बत जो है कौम की, उसका तकाजा ये है। बिल्कुल तकाजा यही है उमूमी तौर पर। नासिर खान मूसाज़ई साहब, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मूसाज़ई साहब, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं क्योंकि उस वक्त आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। आपने अभी डील की भी बात की कि किस तरह किससे डील की है, तो उमूमी तासुर आपके हवाले से ये है कि वो एक मुहावरा है, बहुत लंबा चौड़ा लतीफ़ा है, वो मैं फिर कभी आपसे जिक्र करूंगा। वैसे उसका खुलासा ये है कि जिथे पुत्र जमाल और थे खोता कोड़ा सब हलाल। यानी जब आपकी बारी आती है, पनामा पेपर्स में नाम आते हैं, वो पता नहीं 450 बंदों में से एक नवाज शरीफ को ही आप लोगों ने पकड़ा। पेंडोरा पेपर्स में तहकीकात आपको करनी चाहिए थी, शौकत तरीन साहब, आपने उनको उठाकर मुशीर से पहले वजीर और अब सेनेटर पता नहीं क्या बना दिया।
खुसरो बख्तियार साहब आप खामोश हैं, जहांगीर तरीन को आपने एमएनएसटी दे दी है, उन्होंने आपका बजट नहीं मंजूर होने देना था। तो डील तो आप कर रहे हैं और आप ही एनआरओ, खुद को भी एनआरओ दे रहे हैं, एनआरओ ले भी रहे हैं, ये अमूमी तासुर है, ये मैं नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब बेसिकली अदालतें आज़ाद हैं, आपने जितने नाम भी लिए हैं अपोजिशन को चाहिए कि अदालतों के पास जाए और जो इल्ज़ामात हैं उन पे वो सबूत के साथ पेश कर रहे और अदालत का फिर अदालत पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या फैसले कर ले। अगर पनामा का फैसला आया था तो वो अदालत का फैसला था, वो हम क्यों एक्शन ले? अगर हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम कैसे एक्शन ले? अपोजिशन के पास अगर सबूत है किसी हमारे वजीर के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ तो वो हमें भी पेश करे और अदालतों में भी पेश करे। मुझे ये बताए कि क्या अदालतें अभी ये कह सकते हैं कि अदालतें हमारे कंट्रोल में है, हुकूमत के कंट्रोल में है? तो फिर उनका ये जवाब बन जाता है और आप लोगों का सवाल भी बनता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अदालतों के पास जाना चाहिए, अदालतें जो फैसला करें, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ या हमारे वजीर के खिलाफ, हम मनवन कबूल करते हैं। वैसे आपका और फवाद चौधरी के मौक़िफ़ में बड़ा फर्क है, वो तो कभी कभी अदालतों को भी आड़े हाथों ले लेते हैं। नहीं जनाब, ये गलत बात है। मेरे ख्याल में जितनी अदालतें हमारे दौर में आज़ाद रही हैं और ना हमने कभी क्रिटिसिज्म किया है और ना हमने कभी अदालतों के फैसले को चैलेंज किया है। मेरे किसी भी वजीर ने, खान साहब ने, हमारी पार्टी की किसी भी रहनुमा ने कभी भी अदालतों के फैसलों पर क्रिटिसिज्म नहीं किया और हमने हमेशा उनके उसको वेलकम कहा है। तो मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम लगाना कि हमने अपने बंदों को बचा रहे हैं और अपोजिशन को कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। सर जी, काफ लीग का मुकदमा नैब अदालत ने खत्म कर दिया। नैब ने उस पर कोई जरा बराबर रत्ती बराबर कोई एक्शन नहीं लिया। मालम जब्बा ले लें, हेलीकॉप्टर का केस ले लें, दीगर कई केसेस ऐसे हैं कि उसमें आपको खुसूसी तौर पर मराहत नहीं, रियायत आपके साथ बरती जा रही है। तो इस बात को आप कैसे छुपाएंगे सर? चांद तो चमकता है, नजर आता है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर थे, हलीम साहब थे, दूसरे थे, उन पे हमारे दौरी हुकूमत में भी केसें बनी। बाबर अवान साहब पे केस बना, बाबर अवान साहब ने ओहदा छोड़ दिया और जब वो उन नेब से क्लियर हो गई तो दोबारा खान साहब ने उसको लिया। हमने कभी भी, ये पहला गवर्नमेंट है खान साहब की कि उसमें वजीरों पर, सूबाई और फेडरल वजीरों पर नेब ने इल्ज़ामात लगाए और जब तक उनसे क्लियर ना हुए हमने दोबारा उसको नहीं किया। तो हम, मेरे ख्याल में ये कहना गलत है कि हम अपने बंदों को बचा रहे हैं। तो अपोजिशन का ये काम होना चाहिए, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो जाके नेब के पास भी जाए, केस लड़े, अदालतों में भी जाए और हम फिर मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। ज्ञानचंद साहब, बजाहिर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे थोड़ा सा हाथ नरम है, हौला है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन या नंबर ऑफ अरकान असम्बली और जो इनके कारकुन हैं पीएमएलएन के, बहुत बड़े पैमाने पे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्रीम थी पीएमएलएन की। एहसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा आसिफ को ले लें, साद रफीक को ले लें, शाहिद खाकान को ले लें, कुछ छोड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह साहब थे, पत्नी जरदारी साहब के बारे में हमने सुना था, वैसे सुनने में आया, आप तस्दीक करेंगे कि जाती तौर पर खुर्शीद शाह साहब को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया जाता। देखिए, आप कुछ भी कहें, हमारा कोई मुकाबला नहीं है कि पीएमएलएन के ज्यादा लोग जेलों में हैं या पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ आसिफ जरदारी भी जेल में गए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी कॉल किया गया कोर्ट में, फराल टालपुर साहबा को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे स्पीकर सिंध असेंबली के वो जेल में हैं, शर्जील मेमन को जेल में डाल दिया गया, खुर्शीद शाह 2-2.5 साल जेल काट कर आए। तो इंतकाम में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें कोई कंपेरिजन नहीं है कि कितने लोग पीएलएन के गए, कितने पीपल्स पार्टी के गए। लेकिन हाँ, अब तक तो पीपल्स पार्टी बाकायदा मैदान पे खड़ी है और आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। सर आप खड़े नहीं, आप सियासत लड़ रहे हैं, आप खड़े नहीं हैं सर। आप पीडीएम का साथ छोड़ दिया आपने, ज्ञान साहब, आपने आवाम के साथ खड़े होंगे। आपने पीडीएम का साथ छोड़ दिया, आपने सोलो फ्लाइट की, आपने कहा जमात इस्लामी की तरह बस हम हो और राधा नाचे, आपने अपने ही मामलात खुद चलाए सर। नहीं, मैंने पूरा सवाल तो नहीं सुना,
कि आप जमात इस्लामी से क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जमात इस्लामी की, और आपकी सोलो फ्लाइट थी, आपको लग पता गया खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, ये बात नहीं है। हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें कौन कामयाब होता है कौन नहीं होता है। असल चीज है कि फेयर प्ले होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होनी चाहिए। वहां पे थोड़ा बहुत स्पेस मिला तो पीपल्स पार्टी ने ग्रो किया है, ठीक है, और हम आगे भी चलेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, या कोई और आता है, कम से कम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञान चंद साहब, रहनुमा और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने हमें खुसूसी वक्त दिया और आप जलसे से आए थे, आप बहुत थके हुए भी थे। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, आपने भी बहुत इंतजार किया, हमें वक्त दिया, हमें शर्फ बख्शा। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर निसार चीमा साहब का भी हम खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं, जो टाइम निकाल के हमारे शो में तशरीफ़ लाए और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा, रुकन कौमी असम्बली PMLN। लेकिन एक बात यहाँ पर नाज़रीन मैं ज़रूर करूँगा, नज़रियाती जो पार्टियाँ हैं, मैं ये बात इसलिए कहूँगा कि ये बात मेरी ज़ाती राय नहीं है, आप किसी से भी ये बात पूछ सकते हैं कि मुल्क के नज़रियात 70s के बाद बतदरीज जो है वो दफन होते रहे। नैब की हुकूमत थी, नेशनल अवामी पार्टी, उसको डिस्पर्स किया गया, पीपल्स पार्टी उसकी वजह बनी, और उसके बाद वक्त के साथ साथ सिर्फ मफादात रहे, इक्तदार का हुसूल रहा, प्रोटोकॉल के मज़े रहे, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। नज़रियात किसे कहते हैं? नज़रियात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक पाकिस्तान तख्लीक किया, एक पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, उनके रफ़का ने, यूथ ने, सब ने मिलकर काम किया। वो एक नज़रिया था, एक सोच थी। अब नज़रियात नहीं है, हादसात हैं और जज्बात हैं या शख्सियात हैं। शख्सियात, नज़रियात से भी शख्सियात अब पहले हो गई हैं। अगर अच्छी शख्सियत है तो पार्टी में बल्ले बल्ले, अगर शख्सियत अच्छी नहीं है तो नज़रियात वाले इस वक्त आपको कहाँ नज़र आएंगे? शायद मीडिया पे भी आपको नज़र ना आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।